हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में या 10वां सिलेबस साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10वां के इतिहास की दुनिया भाग 2 चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रीयवाद का पार्ट दूसरा। इसके पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके हैं। हम लोग पार्ट फर्स्ट 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। गणतंत्र का नेता लॉटमिट एवं सुधारवादियों का नेता लुई ब्लाउ था। शीघ्र ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गए और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। यहाँ तक हम लोग पिछले पार्ट में कर चुके थे। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इस क्रांति ने न सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड तथा इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। इटली तथा जर्मनी के उदारवादियों ने बढ़ते हुए जन असंतोष का फायदा उठाया और राष्ट्रीय एकीकरण के द्वारा राष्ट्र राज्य की स्थापना की मांगों को आगे बढ़ाया, जो संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत पर आधारित था। करा कि जब क्रांति हुआ था, इस क्रांति जब फ्रांस की क्रांति हुआ थी, इसमें सिर्फ फ्रांस में नहीं, बल्कि इटली में नहीं, जर्मनी में नहीं, बल्कि बहुत सारे देश जैसे उसके अगल बगल देशों में ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, इस सभी में राष्ट्रवाद का भावना को क्या किया, जागृत किया। जिस प्रकार हम लोग देखते होंगे अपने घर के अगल बगल में बहुत सारे घर होते होंगे, और अगर ये घर में किसी तरीक़ा से कोई कार्य हुआ, मान लेते हैं कि आप लोग गांव में अगर रहते होंगे तो देखते होंगे कि अगर इस घर में एक गाड़ी खरीदाया है ना, तो बगल वाला के घर में भी इस गाड़ी के बारे में चर्चा होगा और कहेगा कि लगता है अब हमें भी एक गाड़ी खरीदना पड़ेगा। और इस घर के बगल वाले में भी चर्चा होता है गाड़ी का, कि हमें लगता है कि हमें भी ये लगता है गाड़ी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि फलना बहुत क्या कर लिया है, गाड़ी खरीद लिया है, या A+A कोई नाम हो सकता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से इटली और जर्मनी में हुआ, फ्रांस की जो क्रांति हुआ, फ्रांस में राष्ट्रवाद का वर्चस्व जलने लगा, उसी प्रकार इटली और जर्मनी वहाँ के आसपास, सारे यहाँ के आसपास देश हैं, इस जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क में भी क्या चीज़ होने लगा, इस उदारवादी या राष्ट्रवादियों का असंतोष का फायदा हुआ, और ये सारे राष्ट्र भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग पर चलने लगे, और ये लोग भी क्या करने लगे, राष्ट्र की एकीकरण के राष्ट्रीय का राज्य की स्थापना की मांग करने लगे अपने राजाओं से, यानी कि वहाँ के जो शासन था उससे। अगला कह रहा है कि इटली का एकीकरण, जिस प्रकार से हमने फ्रांस की क्रांति में देखे हैं, उसी प्रकार हम अभी बताएं क्या चीज़। सबसे पहले कौन आता है, इटली, उसके बगल में, फ्रांस के बगल में ही कौन है, इटली। तो इटली में भी क्या चीज़ होने लगा, एकीकरण का मांग होने लगा। तो हम इटली के बारे में जानते हैं कि इटली में किस तरीक़ा से एकीकरण का मांग प्रस्तावित होने लगा या किस तरीक़ा से मांग होने लगा। तो कह रहा इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति था, यानी कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही इटली सिर्फ एक भौगोलिक अभिव्यक्ति, मतलब सिर्फ यह ज़्यादा, इसका कोई ज़्यादा ना तो शक्तिशाली देश था, ना कोई है न किसी प्रकार से कोई अभिक्रिया में भाग लेता था, ना किसी क्रांति में भाग लिया करता था, सिर्फ एक नॉर्मल सा इंसान था। जिस प्रकार से आप लोग देखते होंगे, आप लोग स्टूडेंट होंगे तो आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते होंगे, उसमें एक और स्टूडेंट सिर्फ नाम का स्टूडेंट होगा, वो आता होगा जाता होगा, ना तो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट होगा, नहीं तो है ना ज़्यादा एक्टिविटी में भाग लेता होगा, शांत से बैठा हुआ रहता होगा, इस तरीक़ा से सीधे। उसी प्रकार से इटली में भी क्या था, एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति था, सिर्फ नाम था कि हाँ यहाँ पर जगह में इटली रहता है, और आसानी से यहाँ का न तो राजा ही ज़्यादा है ना किसी तरीक़ा से कोई चीज़ में दिलचस्पी लेते थे, और नहीं वहाँ के प्रजा लेते थे। इसलिए कहा गया कि एकमात्र नाम का भौगोलिक स्थान था, जगह था, जहाँ कई स्वतंत्र राज्य हुए करते थे, और इसमें इटली में ही बहुत सारे स्वतंत्र राज्य थे। इस कारण वहाँ अलगाम की भावना थी, और वहाँ क्या था, अलगाम का मतलब बहुत सारे, एक ही राज्य में एक ही देश में बहुत सारे राज्य, और वो स्वतंत्र राज्य, ना किसी के प्रभाव में आकर, ना ही किसी के दबाव में आकर काम किया करते थे, सब एक मूल रूप से स्वतंत्र थे। क्योंकि अभी जैसे आप लोग अभी स्वतंत्र नहीं होंगे, अभी आपका माँ या पिताजी का
बात चलता होगा, जो माँ मम्मी बोल दी हैं, पिताजी बोलती है, वही काम आपको करना पड़ता होगा। आप स्वतंत्र रूप से अपना कोई कदम अभी नहीं उठा सकते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब आपका भी शादी हो जाएगा, आप भी स्वतंत्र है ना। शादी होने का मतलब ही समझो है ना, स्वतंत्र हो गया। जब आप भी स्वतंत्र हो जाएंगे, शादी हो जाएगा, तो आप भी खुद अपना फैसला ले सकते हैं इस तरीक़ा से करने के लिए। तो उसी प्रकार से ने वहाँ में इटली में जो था 19वीं शताब्दी के आरंभ में इटली में बहुत सारे राज थे, और सारा राज क्या था, स्वतंत्र था। यानी स्वतंत्र मतलब अपना कोई भी काम कर सकता था, किसी के दबाव में आकर नहीं। जैसे भी भारत है, तो भारत में सभी राज्य स्वतंत्र नहीं है, वह केंद्र के अंतर्गत चलता है। यानी केंद्र सरकार ने कोई भी रूल नियम कानून बनाने से पहले ने केंद्र से पूछना पड़ेगा, संविधान संशोधन नहीं कर सकता है राज्य। उसी प्रकार से इटली भी, इटली के जो राज थे वो स्वतंत्र रूप से प्रभावित थे। इटली के एक राष्ट्र के रूप में, इटली के एक राष्ट्र के रूप में इटली के एक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने में लगभग समस्या के अलावे कई अन्य समस्याएं भी थी। वहाँ उसको इटली में जो राज्य को एक होने के लिए, एक समस्या नहीं, भौगोलिक समस्या तो ये थे क्योंकि अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, उसके अलावे भी कई समस्याएं थी। जैसे इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। यानी इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस क्या कर रहा था, वहाँ पर आकर शासन कर रहा था। यानी कि इटली को जिस प्रकार से हमारे भारत में अंग्रेज लोग आकर शासन किए, उसी प्रकार से यहाँ भी इटली में भी ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे देशों का क्या था, हस्तक्षेप मतलब वही जो लोग कहते थे वही उनको करना पड़ता था। जिस प्रकार से जब हम 1947 के पहले थे, उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि इटली भी क्या था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के अंतर्गत आता था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अस्वाभाविक मानी था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी, और इटली की राजधानी जो रोम भी क्या था जी, पोप के प्रभाव में था। यानी कि हम पहले इस पे पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि पोप भी क्या, बहुत सारे इटली और जर्मनी के राज को, बहुत सारे राज को पोप के शासन करने के लिए दे दिया गया था। तो ये जो रोम जो था, इटली की राजधानी रोम, वो किसके प्रभाव में था, पोप के प्रभाव। यानी कि वहाँ पर कौन शासन कर रहा था, पोप शासन कर रहा था। अतः एकीकरण में इनका विरोध अभावनीय था। इधर राजधानी रोम भी पोप के प्रभाव में थी। पोप की इच्छा थी कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो, ना कि शासकों के नेतृत्व में। पोप का इच्छा था, पोप चाहता था, क्योंकि पोप इटली के राज रोम में किसका प्रभाव था, पोप का। और पोप चाहता था कि उसका इच्छा था कि इटली का एकीकरण हो, लेकिन स्वयं वो अपने से ना करे, वो धार्मिक दृष्टिकोण से ना हो। यानी कि धर्म के हिसाब से वहाँ का राष्ट्रीय एक ना हो, बल्कि शासकों के नेतृत्व में हो। किसके नेतृत्व में, शासकों मतलब जिस प्रकार से अभी हमारे देश में शासन कौन कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी करते हैं। इसके अलावे अनेक आर्थिक और प्रशासनिक विसंगतियाँ भी मौजूद थी, और इसके साथ साथ और बहुत सारे अगल बगल जिस प्रगति संज्ञा और विसंगतियाँ भी वहाँ मौजूद थी, जो कि राष्ट्र का एकीकरण होने नहीं देना चाहते थे। परंतु इसके बावजूद भी 19वीं सदी के आरंभ में ही इटली में राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था। लेकिन इतना समस्या होने के बावजूद भी इटली में क्या हो रहा था, राष्ट्रीयवाद का विकास धीरे धीरे होते जा रहा था। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव भी यहाँ स्पष्ट रूप से पड़ रहा था। नेपोलियन के सैन्य अभियानों ने इटली के नवजागरण तथा एकीकरण में अप्रत्यक्ष रूप से ही सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ जो इटली जो था, इटली में जब राष्ट्रीय एकीकरण हुआ, यहाँ पे हल्का सा तो यहाँ इटली से निकला क्या, राष्ट्रीयवाद के एकीकरण के लिए निकला। लेकिन यहाँ जो इटली में जो नेपोलियन आकर हमला किया था, इसका अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव कहाँ पड़ा, अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ, इटली में भी प्रभाव इसका पड़ा तथा एकीकरण के अप्रत्यक्ष रूप से भी सही परंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। इटली विजय के पश्चात नेपोलियन ने इसे 3 गणराज्य में गठित किया। जब इटली का विजय कर लिया था नेपोलियन, तब इसे कई राज्य में, 3 राज्यों में बांट दिया। कौन,
नेपोलियन बांटा। क्यों बांटा? क्योंकि तीन, जब एक बड़े राज्य, अगर आप ही बताइए, ये पूरा बड़ा सा ही भाग है, ये पूरा भाग पर एक व्यक्ति को शासन करना या देखना ये आसान होगा, या इसी भाग को छोटे छोटे 3 भागों में बांटकर और किसी 3 व्यक्तियों को यहाँ पर देखने के लिए कर देना, तो ज़्यादा आसान होगा क्या? ये छोटे छोटे 3 भाग में। यही कारण कौन था? ये नेपोलियन यही किया कि इटली में जब ये विजय प्राप्त किया था, इसको 3 गणराज्य में गठित किया, यानी 3 बड़े, पूरे इटली को कै भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, कि इसे 2 छोटे छोटे, यानी कि एक तीनों में अलग अलग व्यक्ति यहाँ शासन कर सके, जिससे अच्छी तरीक़ा से शासन हो पाए। ये था सिसपाइन गणराज्य। पहला कौन सा था? सिसपाइन गणराज्य, दूसरा लिगुनिया तथा तीसरा ट्रांसपेंडो। तो ये तीनों गणराज्य को जीता। पहला किस में बांटा? ये पूरा इटली है, इसको कै भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला था सिसपाइन गणराज्य, दूसरा किस में बांटा? लिगुनिया, तथा तीसरा किस में बांटा? ट्रांसपेंडेन में बांटा। उसने यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया। यातायात व्यवस्था यानी कि रोड, सड़क, यातायात, जितने भी वाहन आते जाते थे, उसको, जो रोड खराब थे उसको अच्छी तरीक़ा से सुचारू रूप में चलाने लायक बनाया। दोस्त, अगर आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ने, तो कृपया यही बुक इतिहास की दुनिया बिहार बोर्ड भाग 2 आप भी लेकर, जिस तरीक़ा से हम पढ़ते हैं उसको वहाँ पर आप भी पढ़ा कीजिए, तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। आगे हम लोग चलते हैं। इससे यातायात व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त किया तथा संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लाया। अब पूरे क्षेत्र को क्या लाया? तीनों के अलग अलग किया, और तीनों को जो गणराज्य बनाया, 3 गो राज्य में बांटा, ये तीनों राज्य में क्या किया? रास्ता का व्यवस्था किया, जिससे कि आने जाने में क्या हो? आसानी हो। इन सभी कारणों से वहाँ जागृत आई। नेपोलियन के पतन 1814 के पश्चात, यानी कि नेपोलियन के पतन होने के पश्चात ही सारा चीज़ हुआ था। नेपोलियन के पतन होने के बाद क्या हुआ था? वियना समझौता हुआ था कांग्रेस का 1815 द्वारा। इटली को पुराने रूप में लाने के उद्देश्य से इटली के 2 राज्यों पिंडमाउट और सार्डिया का एकीकरण कर दिया गया। जब यहाँ नेपोलियन के इटली को कई भागों में बांटा था? 3 भागों में। कौन कौन? सिपाइन गणराज्य, लिगुनिया गणराज्य और ट्रांसपेंडर। लेकिन जब नेपोलियन का पतन हो गया कब? 1814 में। उसके बाद वियना सम्मेलन हुआ था, तो इसमें 1815 में जब यहाँ इटली में दूसरा कोई शासन करने आया, तो इसने क्या किया? इसने 2 राज्यों को मिला दिया, पिंडारिया और सार्डिया। क्या बना दिया जी? 2 राज्यों को बनाया, पिंडमाउंट और सार्डिया का एकीकरण कर दिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण की दिशा तय हो गई, और ये 2 को क्या कर दिया? मिला दिया गया। इसमें कह सकते हैं कि इस तरीक़ा से धीरे धीरे क्या होने लगा? इटली में एकीकरण हो रहा। चलो, छोटा सा ही जगह, पिंडमाउंट और सार्डिया एक छोटा सा जगह था, वो दोनों को एक सम्मिलित कर दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि जब एक शुरुआत हुआ, तो इसके आगे भी कुछ और होगा ही, अच्छा ही होगा। इटली में 1820 ईस्वी से ही कुछ राज्यों में संवैधानिक सुधारों के लिए नागरिक आंदोलन होने लगे। 1820 में कौन आंदोलन होने लगे? इटली में नागरिक आंदोलन होने लगे। एक गुप्त दल कार्बोनारी का गठन राष्ट्रीयवादियों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एक गुप्त दल था। गुप्त दल का क्या नाम था? कार्बोनारी। ये किसके द्वारा किया? राष्ट्रीयवादियों द्वारा। राष्ट्रीयवादियों मतलब वहाँ जो राष्ट्रवाद जो चाहते थे, जिस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ने कांग्रेस पार्टी की गठन किया था। जो राष्ट्रवाद थे, ये भी चाहते थे कि भारत का एकीकरण हो और क्या स्वतंत्र हो। उसी प्रकार यहाँ भी कुछ तो राष्ट्रवादी लोग होंगे। वही ने एक गुप्त दल, जिस प्रकार से भारत में कांग्रेस का गठन हुआ था, उसी प्रकार इटली में किसका? कार्बोनारी का गठन हुआ। किसके द्वारा? राष्ट्रवादियों के द्वारा हुआ, जिसका उद्देश्य छापा मार युद्ध के द्वारा राजतंत्र को नष्ट कर गणराज्य की स्थापना किया गया। इस तरह से स्थापना किया गया था। प्रसिद्ध राष्ट्रीयवादी नेता जोसेफ मेजी का संबंध भी इसी दल से था। पूछेगा, प्रसिद्ध राष्ट्रीयवादी नेता जोसेफ मेजनी किससे संबंधित थे? तो कार्नेवारी संगठन से संबंधित थे।
इसी दल से था 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव में इटली भी अछूता नहीं रहा। यानी कि जब इटली में हुआ, फ्रांस में हुआ, तो इटली भी अछूता नहीं रहा और यहाँ भी नागरिक आंदोलन शुरू हो गए। मेजनी ने इस नागरिक आंदोलन को उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक द्वारा राष्ट्रवादी नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया और मेजनी को इटली में पलायन करना पड़ा। करा कि इटली में जब यहाँ के लोगों भी एकीकरण के लिए क्या किए? आंदोलन किए। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनिक ने इस इटली के प्रभावों को क्या कर दिया? यहाँ के जनताओं को दबा दिया गया और दबाने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर को कहाँ आना पड़ा? इटली आना पड़ा। तो कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान आना ही क्या कहलाता? पलायन। तो चांसलर मेटरनिक जो था कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। इनको कहाँ आना पड़ा? इटली आना पड़ा। इसी को कहते हैं पलायन, यानी कि मेटरनिक को ऑस्ट्रेलिया से इटली पलायन करना पड़ा। अब हम लोग देखेंगे मेजनी के बारे में। मेजनी कौन है? आपको दिख रहे होंगे, मेजनी बाबा। मेजनी साहित्यकार गणतंत्री विचारों का समर्थन था। मेजनी किसके थे? एक साहित्यकार थे। साहित्यकार किसको कहते हैं? लिटरेचर इंग्लिश में बोलते हैं। साहित्यकार जो हिंदी साहित्यकार या जिसके बारे में है बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी रखे हुए साहित्यकार कहलाता। गणतंत्र विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था। ये कैसा सेनापति था? योग्य सेनापति था। लेकिन वह तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों की बेहतर समझ नहीं रखता था। जो मेजनी जो थे, जो तत्कालीन जो राजनीतिक परिस्थिति था उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते नहीं थे, लेकिन योग्य थे, साहित्यकार भी थे, पढ़े लिखे भी थे, अच्छे विचार के थे, गणतंत्र विचार के थे। लेकिन इस सेनापति ने वहाँ के राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे। अतः इसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। ये आदर्शों पर चलने वाले थे। इनमें आदर्शवादी गुण ज़्यादा था, व्यवहारिक जो लोग व्यवहारिक करते हैं उस तरीक़ा से, जैसे आप मूवी में देखते होंगे किस तरीक़ा से नेता किस हद तक अपने जीतने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, वैसा विचार इनका नहीं था। ये आदर्श पर काम किया करते थे। अपनी पराजय के बाद भी मेजनी ने हार नहीं मानी। अब मेजनी का वहाँ क्या हो गया? हार हो गया, पराजय हो गया। फिर भी ये हार माने नहीं। सन 1831 ईस्वी में इसने यंग इंडिया नामक संस्था की स्थापना की है। यंग इंडिया नामक संस्था की स्थापना कब की है? क्वेश्चन पूछेगा। यंग इंडिया संस्था नामक स्थापना कब हुआ? 1831 ईस्वी में हुआ। कि उसने हार नहीं मानी और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। आपसे प्रश्न पूछेगा यंग नामक संस्था का संगठन स्थापना किसने किया? तो मेजनी ने यंग नामक संस्था का स्थापना किया। यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रोत्साहन किया। सन 1848 ईस्वी में जब फ्रांस सहित पूरे यूरोप में क्रांति का दौर आया तो मेटरनिक को भी अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। जब 1848 में जब क्रांति हुआ फ्रांस में तो मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया के चांसलर था और राष्ट्रवाद को आंदोलन को दबाने के लिए कहाँ आया था? इटली पलायन किया था। वही मेटरनिक को भी क्या करना पड़ा? फ्रांस छोड़ना पड़ा, अंततः ऑस्ट्रिया छोड़ना पड़ा। इसमें के बाद इटली की राजनीति में पुनः मेजनी का आगमन हुआ। अब इटली की राजनीति में कौन आ गया? मेजनी आ गया पूर्ण तरीक़ा से। मेजनी संपूर्ण इटली का एकीकरण कर उसे एक गणराज्य बनाना चाहता था, जबकि सार्डियनी पिंडमाउंट का शासन चार्ल्स एल्बर्ट अपने नेतृत्व में सभी प्रांतों को विलय चाहता था। उधर पोप भी इसको धर्मराज बनाने का पक्षधर था। इस तरह विचारों के टकराव इटली के एकीकरण का मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहाँ पर पोप जो चाहता था कि धर्मराज के हिसाब से बनना बने, किसके हिसाब से बने? राजनीति के हिसाब से बने। इधर मेटरनिक था, वो मेटरनिक चाहता था कि राष्ट्रवाद तो बने ही नहीं, लेकिन मेजनी चाहता था कि राष्ट्र बने, लेकिन मेजनी का क्या कर दिया गया? यहाँ अंत कर दिया गया। इस तरीक़ा से यहाँ एकीकरण का मार्ग रुक गया। अवरुद्ध मतलब रुक गया, एकीकरण होना इटली में बंद हो गया।
कालांतर में ऑस्ट्रिया द्वारा इटली के कुछ भागों पर आक्रमण किए जाने लगे, जिसमें सार्डिया के शासन चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हुई। सार्डिया का चांसलर कौन था? एल्बर्ट। एल्बर्ट का क्या हुआ? पराजय हुआ। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। इस प्रकार मेजनी के पुनः हार हुई और वह पलायन कर दिया। और मेजनी के यहाँ पर क्या हो गया? हार हो गया और यहाँ से क्या कर गया? पलायन कर गया। अगला कर एकीकरण के द्वितीय चरण। वो पहला चरण में मेजनी जो कौन चरण में आता था एकीकरण इटली में? पहला चरण में। अब दूसरा चरण में देखते हैं क्या होता है। 1848 तक इटली के एकीकरण के लिए किए गए प्रयास वस्तुतः असफल ही रहे, परंतु धीरे धीरे इटली में इन आंदोलनों का कारण जन जागरूकता बढ़ी। इसके 1848 से पहले जितना भी इटली में एकीकरण का प्रस्ताव आया था सब क्या रह गया? पर सफल नहीं, असफल रह गया। लेकिन इसमें क्या हुआ? इटली के इसी आंदोलन के कारण यहाँ के लोगों में, जनताओं में एकता के कारण एकता का जन जागरूकता बढ़ गई कि हमें भी क्या चाहिए? एकीकरण का प्रस्ताव चाहिए, एकीकरण चाहिए। और राष्ट्रीयता की भावना तीव्र हो रही थी। इटली में सार्डिनिया पिंडमाउंट का नया शासक विक्टर इमैनुअल था। इटली के सार्डिनिया पिंडमाउंट का नया शासन कौन था? विक्टर इमैनुअल था। ये राष्ट्रवाद विचारधारा का था। ये कैसा था? ये भी चाहता था राष्ट्रवाद का विचारधारा का मतलब ये राष्ट्रवाद चाहता था। जैसे आपका विचार भी कुछ हो सकता है किसी प्रति, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपका भी विचार इसके प्रति हो सकता है कि नहीं कि आप हम पढ़ा रहे हैं या ना पढ़ा रहे हैं, अच्छी तरह का समझ में आ रहा है या ना आ रहा, ये भी आपका विचारधारा होगा। उसी प्रकार से यहाँ विक्टर इमैनुअल का विचारधारा क्या था? राष्ट्रीयवाद बनाना, ना कि राष्ट्रीयवादी था। इसके प्रयास से इटली के एकीकरण का कार्य जारी रहा। अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इमैनुअल ने इसमें किसी के प्रधानमंत्री का नियुक्त किया? काउंट काबूर का। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा इटली के एकीकरण में क्रियान्वयन के लिए विक्टर ने किसने? विक्टर का पुराना क्या था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट काबूर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इससे क्वेश्चन बनते हैं आपको। अब हम लोग जब काउंट काबूर प्रधानमंत्री हो गया तो काउंट काबूर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि काउंट काबूर कौन थे, क्या थे। तो करा काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवाद था। ये क्या था? कूटनीतिक राष्ट्रवाद ये भी था, लेकिन ये कैसा था? कूटनीतिक था। यानी कि कहने का मतलब ये अच्छी तरीक़ा से जानता था कि किस तरीक़ा से हमें कूटनीतिक, किस तरीक़ा से हमें क्या करना चाहिए। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। कौन? काउंट काबूर इटली के एकीकरण में किसको बाधा मानता था? सबसे बड़ा बाधा मानता था ऑस्ट्रिया के जो चांसलर था कौची? मेटरनिख नाम था ऑस्ट्रिया के चांसलर को, जो कहाँ आया था? जर्मन में, जो कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का था। आया था कहाँ? इटली में पलायन किया था, राष्ट्रवाद को कुचला था। उस समय कौन था? मेजनी था उसमें शासक। मेजनी राष्ट्रवाद का क्रांति कर रहा था वहाँ पर। तो कह रहा है तब इसने ऑस्ट्रिया को पराजय करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्त का हाथ बढ़ाया। ऑस्ट्रिया को पराजय हराने के लिए काउंट काबूर ने फ्रांस के साथ हाथ मिलाया, यानी दोस्ती बढ़ाया। 1853 से 54 में के क्रीमिया युद्ध में काबूर ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, जबकि इसके लिए फ्रांस ने किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। हुआ क्या? काउंट काबूर क्या था? बहुत ही सफल कूटनीतिक और राष्ट्रीयवाद था। इसने किसको मानता था जी? ऑस्ट्रिया को मानता था कि इटली में नहीं हो पा रहा राष्ट्रवाद, एकीकरण नहीं हो पा रहा। इसका मेन कारण किसको मानता था? ऑस्ट्रिया को। अब ऑस्ट्रिया को हराने के लिए किससे हाथ मिला लिया? फ्रांस से हाथ मिला लिया। और जब फ्रांस से हाथ मिलाया और बिना फ्रांस के बताए हुए काउंट काबूर ने क्या कह दिया? ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दिया और कहा कि फ्रांस मेरा क्या कर देगा? साथ देगा या सपोर्ट करेगा। जिस प्रकार से हम लोग देखेंगे कश्मीर से 370 हटाने से पहले, 370 को एक हटाने से पहले क्या किया गया था?
यहाँ के प्रधानमंत्री सभी देशों का भ्रमण करते थे। लोग यहाँ बोलते थे भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या यहाँ पर सिर्फ विदेश घूमने के लिए आए थे, लेकिन वो विदेश नहीं, बहुत ही सफल कूटनीतिज्ञ थे। उस सभी देशों के जाकर मिलकर अपने संबंध को अच्छा बनाए। उसके बाद यहाँ कश्मीर के 370 को ये हटाने के बाद जब पाकिस्तान राष्ट्रीय संघ न्यायालय में गया तो उसमें भी इसको क्या कर दिया गया, वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि सारे राष्ट्र किसको सपोर्ट कर रहे थे, प्रधानमंत्री भारत का सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि इसके पहले जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर सभी को बारे में क्या कहते हैं, हाथ मिलाए थे और हाथ मिलाकर संबंध अच्छे बनाए थे। उसी प्रकार यहाँ भी लगता है कि नरेंद्र मोदी भी काउंट काबूल के नक्शे कदम पर चल रहे थे। ऑस्ट्रिया से फ्रांस की ओर से युद्ध की घोषणा कर दिया। अब बोल दिया कि फ्रांस ही युद्ध करना चाहता है किसे, ऑस्ट्रिया से, जबकि फ्रांस से किसी प्रकार का आग्रह भी नहीं किया था। आग्रह नहीं किया था, कौन आग्रह नहीं किया था, इटली आग्रह नहीं, यानी कि काउंट काबूल आग्रह नहीं किया था फ्रांस से कि हम ऑस्ट्रिया से युद्ध करना जा रहे हैं, क्या आप सहमति देते हैं या नहीं। इसका प्रत्यक्ष लाभ काबूल को प्राप्त हुआ और पूर्ण रूप से इसका लाभ किसको हुआ, काबूल को। युद्ध की समाप्ति के बाद पेरिस के शांति सम्मेलन में फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया के साथ पिंडमाउंट को भी बुलाया गया। पिंडमाउंट को, यानी पिंडमाउंट मतलब कौन, पिंडमाउंट में कौन था उसमें था विक्टर एमुलियन है। विक्टर एमुलियन किसको बनाया था, काउंट काबूल को बनाया था, उसको भी वहाँ पर बुलाया गया। इससे काबूल की महत्ता बढ़ गई, और काबूल की क्या हो गई, महत्ता बढ़ गई, यानी काउंट काबूल का बढ़ गया। इस सम्मेलन में काबूल ने इटली में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप को गैरकानूनी घोषित किया। और यही सम्मेलन में बोला, काउंट काबूल बोला कि इटली में जो ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता है, कोई चीज़ करते हैं, ये बीच में टांग अड़ाने चलाता है, इसको क्या किया जाए, ये कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। जिस प्रकार से हम लोग कश्मीर में कुछ करते थे तो पाकिस्तान क्या हस्तक्षेप करने आ जाता था, उसी प्रकार से यहाँ भी ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करने आ जाता था। तो कह रहा गैर कानूनी घोषणा थी, जिसके कारण संपूर्ण यूरोप का ध्यान इटली की ओर गया। पूरा यूरोप का ध्यान किसकी ओर गया, इटली की ओर गया। इस प्रकार इटली की समस्या को काबूल ने अपनी कूटनीतिक बल पर संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। और इसी में कहा था कि सिर्फ मेरा इटली का समस्या नहीं है, इसी प्रकार यूरोप में जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य का यही हाल है। लोग ये है ना, ऑस्ट्रिया फ्रांस क्या करता है, इसमें जाके इसको शासन करता है। यह मेरा समस्या नहीं है, सभी यूरोप वासियों का समस्या है। कहा काबूल ने नेपोलियन तृतीय से भी एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ पिंडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में नीस को और सेबाय नामक 2 रियासतों काबूल ने फ्रांस को देना स्वीकार कर लिया। फ्रांस ने काबूल को यह भी आश्वासन दिया कि यदि उत्तर तथा मध्य इटली की रियासत जनमत संग्रह के आधार पर पिंडमाउंट से मिलना चाहे तो फ्रांस इसका विरोध नहीं करेगा। जब इस सहमत किया तो इटली को बोला, कौन, फ्रांस के बोला कि अगर पिंडमाउंट अपना जनमत संग्रह का मतलब तो वहाँ का जनता का सहमति होना चाहिए आधार पर, अगर पिंडमाउंट को क्या करना चाहता है, मिलाना चाहता है उत्तरी और पूर्वी राज्य को, तो फ्रांस उसका विरोध नहीं करेगा। यदि उसका जनमत संग्रह नहीं लिया गया तो पिंडमाउंट को मिलाने से पहले तो वहाँ फ्रांस क्या करेगा, विरोध उसका करेगा। इसके लिए काबूल की आलोचना भी की जाती है कि उसने नीस तथा सेबाय नामक प्रांतों को फ्रांस को देने का आश्वासन देकर इटली की राष्ट्रीयता अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। और उसने इस संधि में कौन बोला, फ्रांस को बोला कि इसके लिए हमको हस्तक्षेप ना करने के लिए इसके लिए हमको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, फ्रांस को देने का सेबिया नामक प्रांत किसको देना पड़ा, फ्रांस को देना पड़ा। कौन दिया, काबूल दिया। किसको, कौन काबूल, किसको, फ्रांस को दिया। ये सेबिया नामक स्थान था कहाँ, इटली में था, लेकिन दिया क्यों, क्योंकि फ्रांस हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि जानता था ये पहले से कौन काबूल कि अगर इसको कुछ नहीं दिया जा गया तो ये बीच में हस्तक्षेप करेगा और राष्ट्रीयकरण एकीकरण होने में फिर से हस्तक्षेप करेगा, जिससे एकीकरण नहीं हो पाएगा। इसका जब ये प्रांत को दिया गया तो इसका इटली में विरोध भी हुआ काउंट काबूल का, लेकिन इससे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस प्रकार से
नरेंद्र मोदी को भी जब 370 हटाया गया तो इनका भी विरोध हुआ, लेकिन इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसी प्रकार से यहाँ भी काउंट काबूर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। परंतु यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि तब तक इटली एक राष्ट्र के रूप में उभरा भी नहीं था। यदि दो प्रांत को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता तो यह बड़ी उपलब्धि थी। और जब दो प्रांत को अगर खो भी देता, जो दो प्रांत कौन था, नीस था और सेबिया, ये दो प्रांत खो भी देता और उसके बावजूद भी इटली का एकीकरण हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं था। लेकिन दो प्रांत खोने के बावजूद भी इटली का एकीकरण नहीं हो पाया, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूल की दृष्टि से संभव नहीं था। बिना फ्रांसीसी के मदद से इटली का एकीकरण काबूल के सोच से, दृष्टि से ये संभव नहीं था। इसलिए फ्रांस को काबूल ने नीस और सेवाय नामक प्रांत को दिया। इसी बीच 1859 से 60 में ऑस्ट्रिया और पिंडमाउंट में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। यही कारण क्या, सीमा मतलब दो क्षेत्र है, इसको बीच को क्या कहते हैं, सीमा। यानी कि यहाँ मान लीजिए ये ऑस्ट्रिया है और कोची है, पिंडमाउंट है। इसी विवाद के लिए क्या हुआ, युद्ध हो गया। ऑस्ट्रिया बोलता था कि यहाँ तक सीमा है और पिंडमाउंट बोलता था यहाँ तक। जिस प्रकार से अभी भारत और चीन में विवाद चल रहा है, चीन बोलता है जम्मू कश्मीर के ये भाग में चीन बोलता है कि यहाँ तक मेरा हिस्सा है और भारत बोलता है यहाँ तक, ये विवाद था। उसी प्रकार से ऑस्ट्रिया और पिंडमाउंट में भी सीमा विवाद था। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी, अपनी सेना को क्या कर दिया, उतार दिया फ्रांस ने भी, जिसका कारण ऑस्ट्रिया सेना बुरी तरह पराजित होगी। ऑस्ट्रिया क्या हो गया, हार गया। और ऑस्ट्रिया ही इटली के एकीकरण में काबूल का मानना था कि ऑस्ट्रिया का ही बड़ा योगदान है, ये होने नहीं देता है। इसलिए इसको क्या कर दिया, फ्रांस के जरिए इसे हरवा दिया गया। ऑस्ट्रिया के एक बड़े राज लोम्बार्डी पर पिंडमाउंट का कब्जा हो गया। एक तरफ से लड़ाई लंबी होती जा रही थी और दूसरी तरफ से नेपोलियन इटली के राष्ट्रवाद में घबराने लगा था। और नेपोलियन क्या होने लगा था, घबराने लगा था कि अब लगता है कि इटली में भी एकीकरण हो जाएगा, क्योंकि उत्तर और मध्य इटली की जनता काबूल को समर्थन में बड़े जैन सैलाब के रूप में एकीकरण के लिए आंदोलनरत थी। यानी कि उत्तर पूर्वी मध्य में जो इटली के जो काबूल का समर्थन बढ़ते ही जा रहा था, वहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए नेपोलियन को भी डर लगने लगा कि अब लगता है कि क्या चीज़ हो जाएगा, यहाँ पर इटलीकरण राष्ट्रवाद या एकीकरण होकर ही रहेगा, क्योंकि मेन जो मकसद था, जो टांग बार बार अड़ा रहा था बीच में ऑस्ट्रिया, उसको फ्रांस की मदद से क्या कर दिया गया, हरवा दिया गया। नेपोलियन इस परिस्थिति के लिए तैयार नहीं था। कि एकीकरण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। अतः वेनेसोवियत पर विजय प्राप्त होने के तुरंत बाद नेपोलियन ने अपनी सेना वापस बुला ली। युद्ध से हटने के बाद नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया तथा पिंडमाउंट के बीच मध्यस्थता करने की बात स्वीकार की। इस तरह संधि के अनुसार लोम्बार्डिया पर पिंडमाउंट का अधिकार और वेनेसोविया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार माना गया। अतः एक बड़े राज के रूप में इटली सामने आया। इटली कैसा, एक बड़े राज के रूप में सामने आया, परंतु काबूल का ध्यान मध्य तथा उत्तरी इटली में एकीकरण था। काबूल क्या चाहता था, मध्य ध्यान कहाँ था जी, मध्य और उत्तरी इटली क्या हो जाना चाहिए, एक हो जाएगा, तो इसको लगता था कि पूरा एकीकरण संभव हो जाएगा। अतः इसने नेपोलियन के सेवाय प्रदेश देने का लोभ देकर ऑस्ट्रिया पिंडमाउंट युद्ध में फ्रांस ने निष्कर्ष रहने तथा इटली के राज्यों को पिंडमाउंट के विलय का विरोध नहीं करने का आश्वासन लिया। जिस प्रकार से नीस दे दिया था, फ्रांस को दे दिया था कि विरोध ना कर पाए, उसी प्रकार से फिर काबूल क्या दे दिया गया, काबूल ने क्या किया, नेपोलियन को सेवाय प्रदेश क्या कर दिया, दे दिया। और सेवाय इसके पहले किसको दे दिया था, नेपोलियन के पहले किसको दे दिया था, ऑस्ट्रिया को दे दिया गया था, फ्रांस को दे दिया गया था। अब एक ही चीज़ दो व्यक्तियों को दे दिया, कौन,
एक ही चीज़ दो व्यक्तियों को दे दिया, कौन काबूर ने। और जब एक ही चीज़ दो व्यक्तियों को दे दिया गया था, अब वो दोनों व्यक्ति हथियाने के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। और जब दोनों आपस में लड़ेंगे, फ्रांस और नेपोलियन लड़ेगा, तो दोनों में किसी न किसी का पराज हो जाएगा। और जब एक को पराज हो जाएगा तो मात्र किससे लड़ना पड़ेगा इटली को, सिर्फ एक व्यक्ति से, जो कि आसान होगा। दो लड़ने से अच्छा है कि एक से लड़ा जाए। इसलिए दोनों को एक ही स्थान को दोनों के देखने की घोषणा कर दिया और कहा कि आप इसको क्या कीजिएगा, हम जब एकीकरण करेंगे तो आप इसका विरोध नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम आपको सेवाय नामक स्थान क्या कर रहे हैं, आपको दे रहे हैं। बदले में नेपोलियन ने यह शर्त रख दी कि जिन राज्यों का विलय होगा वह जनमत संग्रह कराएगा। और फ्रांस की तरह भी नेपोलियन ने क्या बोला कि जिन राज्य का क्या होगा, विलय होगा। विलय मतलब विलय का अर्थ होता है कि 2 या 3 राज्यों को एक राज्य बना देना ही क्या कहलाता है, विलय कहलाता है, एक राज्य में मिला देना। तो बोला कि विलय एक ही शर्त पर होगा, जब वहाँ के कौन सा होना, क्या होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए, यानी जनता के मत से ही कराना चाहिए। चूँकि उन रियासतों की जनता पिंडमाउट के साथ थी, इसलिए काबूर ने कूटनीति का परिचय देते हुए इसे स्वीकार कर लिया। और काउंट काबूर तो जानता ही था कि वहाँ का जनता क्या मेरा ही समर्थन दे रहा है, और जब मेरा ही समर्थन दे रहा है तो एक शर्त मानना कौन बड़ी बात है। इसलिए क्या हो गया, ये शर्त मान लिया, आसानी से मान लिया, परिचय स्वीकार किया। 1860 से 61 में काबूर ने सिर्फ रोम को छोड़कर उत्तर तथा मध्य इटली की सभी रियासतों परमा, मोंडेना, टस्कनी आदि को मिला लिया तथा जनमत संग्रह कर इसे पुष्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रिया भी फ्रांस तथा इंग्लैंड द्वारा पिंडमाउट को समर्थन के भय से कोई कदम नहीं उठा सका। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया जर्मनी एकीकरण की समस्या से भी जूझ रहा था। ऑस्ट्रिया जर्मन भी किससे जूझ रहा था, एकीकरण की समस्या से जूझ रहा था। इस प्रकार 1862 ईस्वी तक दक्षिण इटली में रोम तथा वेनेसोबिया को छोड़कर बाकी रियासतों का विलय रोम में हो गया और सभी ने विक्टर इमैनुअल को शासन मान लिया। और वहाँ एकीकरण हो गया, रोम में भी विलय हो गया, यानी रोम में मिल गया। इसलिए वहाँ के सभी को मान लिया क्या है, विक्टर इमैनुअल को क्या मान लिया, वहाँ का शासन मान लिया। हम अगले पार्ट 3 में गैरीबाल्टी, वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए हम अगले पार्ट में गैरीबाल्टी के बारे में पढ़ेंगे और जर्मन का एकीकरण, इटली का एकीकरण कर लिए, इसी प्रकार से जर्मन का एकीकरण हम लोग पढ़ेंगे। इसी तरीक़ा से हम लोग आगे की क्लास करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो कृपया इसके सब्सक्राइब भी न करें, शेयर भी नहीं करें, क्योंकि अगर जब आपको ही अच्छा नहीं लगा तो आप क्यों दूसरे के लिए, है ना, दूसरे को इस वीडियो को देखने के लिए प्रोत्साहन करेंगे। तो आप नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगा कि हम मेहनत कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, इससे आपको अगर फ़ायदा है तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, इसी तरीक़ा से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।